हाँ, लोग आंसर राइटिंग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इसमें सेकेंड यूनिट के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को आंसर राइटिंग के संबंध में। सेकेंड यूनिट में स्टार्टिंग के टॉपिक मैंने कराए हैं और आज मैं उसके आगे के टॉपिक लेने वाला हूँ। और ये टॉपिक है खाद्य सुरक्षा, पीडीएस, गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय संतुलन। ये टॉपिक आज लेकर के मैं आंसर राइटिंग क्लास लेने वाला हूँ। इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनका क्या सही आंसर होगा उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। जैसे पिछली बार बेरोजगारी का क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, पिछली बार जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013, इसको मिलाकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था और एक लॉन्ग क्वेश्चन बेरोजगारी से आया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के अनुरूप हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी जो है, जैसे गरीबी है तो गरीबी से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, या खाद्य सुरक्षा पीडीएस से कोई लॉन्ग क्वेश्चन वापस से पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है ना, दूसरी तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 मार्कर, पहला 2 मार्कर है लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको टीपीडीएस कहा जाता है। ये क्या, इसको समझाना है। देखिए, लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1 जनवरी 1997 से हुई और इसका मकसद यह है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको खाद्यान्न की बेहतर पहुंच सुनिश्चित कराना, ये इसका खास उद्देश्य था। इसके अलावा खाद्यान्न सब्सिडी का जो सरकार पर भार है उसको कम करना, ये जो है खास उद्देश्यों को लेकर के टीपीडीएस स्टार्ट की गई थी। तो इसमें हमें 2 चीजें बताना है, एक तो प्रारंभ बताना है, दूसरा इसका उद्देश्य बताना है। प्रारंभ मैंने बताया है 1 जनवरी 1997। उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं यानी बीपीएल जो परिवार हैं उनको खाद्यान्न की बेहतर पहुंच सुनिश्चित कराना, ये जो है इसका खास उद्देश्य है। इसके अलावा सरकार पर जो खाद्यान्न सब्सिडी का बहुत ज्यादा भार है उसको कम करना। तो ये है इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रारंभ। इसका प्रारंभ हुआ है 1 जनवरी 1997। उद्देश्य इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न की बेहतर पहुंच, खाद्यान्न की बेहतर पहुंच सुनिश्चित कराना, है ना। एक पॉइंट होगा, एक और हम लिख सकते हैं खाद्यान्न सब्सिडी के भार को कम करना। खाद्यान्न सब्सिडी के भार को कम करना, ये जो है इसका दूसरा उद्देश्य है। तो ये 2 उद्देश्य हम बता देंगे और इसका प्रारंभ बता देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला 2 मार्कर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो, वीबी जी राम जी योजना को समझाइए, है ना। वीबी जी राम जी, इसका पहले आपको पूरा नाम लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है।
है ना। फुल फॉर्म क्या है इसका? विकसित भारत गारंटी ऑफ रोजगार एंड आजीविका मिशन ब्रैकेट में ग्रामीण, है ना, ये इसका पूरा नाम है। प्रारंभ इसका होने जा रहा है 1 जुलाई 2026। मनरेगा के स्थान पर इसको प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाना और विकसित भारत के राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना, ये जो है इसका खास उद्देश्य है। इसके अलावा इसमें क्या चेंज आया है, इसमें बड़ा परिवर्तन क्या हुआ है? इसमें बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि 100 दिन का जो रोजगार पहले दिया जाता था, अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। यानी 100 दिन की रोजगार के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 125 दिन का रोजगार 1 वर्ष में प्रदान किया जाएगा, कम से कम है। तो ये जो है आपको इस तरह से इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम या पूरा रूप। विकसित भारत, विकसित भारत विकसित भारत गारंटी ऑफ विकसित भारत गारंटी ऑफ रोजगार एंड आजीविका मिशन, गारंटी ऑफ रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एंड आजीविका मिशन, और ब्रैकेट में लिखते हैं ग्रामीण, ये हो गया। ठीक है, ये पूरा नाम हो गया। क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जाता है तो उसका हमें शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है तो उसका हमें पूरा रूप या फुल फॉर्म लिखना होता है सबसे पहले। फिर इसका प्रारंभ, है ना, प्रारंभ अभी होने जा रहा है 1 जुलाई 2026 से मनरेगा के स्थान पर, मनरेगा के स्थान पर, है ना, मनरेगा के स्थान पर इसको स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य, है ग्रामीण और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाना और विकसित भारत के राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप गांव का सर्वांगीण या समग्र विकास करना। हालांकि एक ही पॉइंट लिख सकते हैं, स्पेस के हिसाब से है ना। ये मेन है इसमें जो लिख रहा हूं मैं, विकसित भारत के राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप गांव का अनुरूप गांव का सर्वांगीण विकास करना, ये मेन उद्देश्य है इसका। वैसे गांव की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाना ये भी है। मुख्य प्रावधान क्या इसमें हुआ है? मुख्य प्रावधान हम लिख देंगे या परिवर्तित प्रावधान 100 दिन के रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार प्रदान करना का रोजगार प्रदान करना। तो ये इस तरीके से, हालांकि मैटर ज्यादा है। अब
ये जो लास्ट लाइन है मुख्य प्रावधान, वैसे तो ये भी लिखना जरूरी है, अगर ज्यादा मैटर रहता है तो ऊपर की जो 3 पॉइंट है उनको आपको लिखना तो जरूरी है ना। लेकिन ये भी अगर लिखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चेंज हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले 100 दिन का रोजगार था, अब उसके स्थान पर 125 दिन को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। अब पूर्ण रोजगार की अवस्था क्या होती है, क्वेश्चन है अगला 2 मार्कर। पूर्ण रोजगार क्या है ना? पूर्ण रोजगार देखिए ऐसी अवस्था होती है, इसके अंतर्गत उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जाता है जो कार्य करने की इच्छा, क्षमता तथा योग्यता रखते हैं, उसी को पूर्ण रोजगार कहा जाएगा। यानी संपूर्ण जनता को रोजगार प्रदान करना पूर्ण रोजगार नहीं होता है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। संपूर्ण जनता को रोजगार प्रदान करना संभव ही नहीं है ना। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होती है? पूर्ण रोजगार की स्थिति ऐसी स्थिति है, ऐसी अवस्था है जिसमें उन व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दरों पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जिनमें कार्य करने की इच्छा, क्षमता एवं योग्यता हो, है ना। मतलब जिनमें कार्य करने की क्षमता भी है, योग्यता भी है और इच्छा भी है। तो ऐसे लोगों को अगर रोजगार दिया जा रहा है तो उसको पूर्ण रोजगार कहा जाएगा। संपूर्ण व्यक्तियों को रोजगार देना संभव नहीं होता। तो इस तरह से आपको बताना है, उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी, उन सभी व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दरों पर काम उपलब्ध कराना या रोजगार देना, उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना जिनमें कार्य करने की इच्छा, क्षमता एवं योग्यता हो, ऐसी अवस्था को पूर्ण रोजगार कहा जाता है। अवस्था को पूर्ण रोजगार कहा जाता है ना। तो ये है पूर्ण रोजगार की अवस्था, मतलब उन्हीं को रोजगार देना जिनमें काम करने की इच्छा भी हो, योग्यता भी हो, क्षमता भी हो। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अगला है 2 मार्कर, गरीबी निर्धारण की स्थिर गणना अनुपात विधि को समझाइए। स्थिर गणना अनुपात, इसको बोलते हैं HCR मेथड, HCR मेथड, हेड काउंट रेशो मेथड इसको कहते हैं। शॉर्ट में HCR करके भी आ सकता है। HCR मेथड क्या है, ऐसा कर, HCR विधि क्या है, ऐसा करके भी शॉर्ट में पूछ सकता है ना। तो ये गरीबी के आकलन की निरपेक्ष विधि है। गरीबी के आकलन की निरपेक्ष विधि है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक निर्धारित मानदंड के नीचे जो है, जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी गणना करके गरीबी का आकलन किया जाता है ना। स्थिर गणना अनुपात विधि गरीबी के आकलन की एक निरपेक्ष विधि है, जिसके अंतर्गत
एक निर्धारित मानदंड के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की गणना करके गरीबी का आकलन किया जाता है। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला आता है एससीआर विधि। एससीआर बराबर गरीबों की अनुमानित संख्या बटे कुल जनसंख्या इंटू 100। ये हमने बता दिया इसका फॉर्मूला। और फिर जो है आपको बताना है कि भारत में गरीबी के निर्धारण के लिए यही विधि आकलित की जाती है, यही विधि अपनाई जाती है ना। भारत में गरीबी का निर्धारण करने के लिए, गरीबी का आकलन करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे यह। अब देखो सिर गणना अनुपात विधि, ये पूरा लिखेंगे तो आधा पेज इसी से, आधा जो आधी लाइन है तो इसी से भरा जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यह गरीबी के आकलन की निरपेक्ष विधि है, निरपेक्ष विधि है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत एक निर्धारित मानदंड, इसके अंतर्गत एक निर्धारित मानदंड के नीचे जीवन यापन के नीचे जीवन यापन करने वाले, जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की गणना करके गरीबी का आकलन किया जाता है। गरीबी का आकलन किया जाता है, ये है ना। एक मानदंड फिक्स कर दिया जाता है। उस मानदंड के नीचे जितने भी लोग गुजर बसर कर रहे हैं, रह रहे हैं, उन सभी के सिरों को गिना जाता है, उन सभी के सिरों की गणना की जाती है। इसलिए इसका नाम हो गया सिर गणना अनुपात विधि। ठीक है, तो एचसीआर बराबर गरीबों की अनुमानित संख्या, गरीबों की अनुमानित संख्या बटे कुल जनसंख्या इंटू 100। तो परसेंटेज में जो है ये गरीबी आ जाएगी। यहां पर नीचे लिख लेंगे भारत में गरीबी के आकलन के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बस इस तरीके से ये हमारा चौथा 2 मार्कर पूरा हो जाता है। अगला, ये खास सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खास सुरक्षा का अर्थ बताना है। तो खास सुरक्षा में क्या है, देखिए खास सुरक्षा से आशय प्रारंभिक अवस्था में सभी को या प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जिससे उसका जीवन चल सके, जिससे वह जीवित रह सके। अंतिम अवस्था में उसे पोषक युक्त भोजन कराना, जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके। तो 2 चीजें इसमें है। प्रारंभिक अवस्था में तो उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना है, जिससे वो जिंदा रह सके। अंतिम अवस्था में उसको जो है पोषक तत्वों से युक्त भोजन उपलब्ध कराना, जिससे उसकी कार्य कुशलता बढ़ सके। मतलब पहले
इतना भोजन देना जिससे वो जीवित रह सके। इतना हो गया यानी वो जीवित रहने की स्थिति में है, तो फिर उसको गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है, पोषक तत्वों से भोजन कराया जाता है, जिससे उसकी दक्षता, कार्यकुशलता, क्षमता में वृद्धि हो सके। तो इसको कहा जाता है खाद्य सुरक्षा। तो दोनों चीजें, खाद्य सुरक्षा, पर्याप्त मात्रा में भोजन और पोषक तत्वों से युक्त भोजन, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा से आशय खाद्य सुरक्षा से आशय प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक समय पर पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना जिससे उसका जीवन चल सके, जिससे वह जीवित रह सके, ऐसा लग सकते हैं, जिससे वह जीवित रह सके। अंतिम अवस्था में पोषक तत्वों से युक्त भोजन उपलब्ध कराना जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके, ठीक। तो ये हो गए पांचों 2 मार्कर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 7 मार्कर्स। 7 मार्कर में पीएम पोषण योजना को समझाइए, है ना। मध्याह्न भोजन योजना का ये परिवर्तित नाम है, पीएम पोषण योजना। इसका क्वेश्चन पहले आया हुआ है एग्जाम में और आगे भी आ सकता है, क्योंकि नाम चेंज हुआ है तो आ सकता है। एक बार प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, जब नाम चेंज हुआ था तो प्री में इसका ईयर पूछ लिया था कि कब इसको प्रारंभ किया गया है। तो पीएम पोषण योजना, ये प्रारंभ जो है इसका 15 अगस्त 1995 को किया गया था। स्टार्टिंग में जो है केवल प्राथमिक स्कूलों में इसको स्टार्ट किया गया, तो 2007 से इसको जो है माध्यमिक स्कूलों में इसको प्रारंभ कर दिया गया, है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को पूरक पोषण आहार प्रदान करके उनके पोषण स्तर में सुधार करना, है ना। एक उद्देश्य हो गया। इसके अलावा स्कूलों में उनकी उपस्थिति में वृद्धि करना, है ना, ज्यादा बच्चे उपस्थित रह सके इसके लिए प्रयास करना, है ना। और इसमें होता क्या है, इसमें जो है भोजन उपलब्ध कराया जाता है, दोपहर का भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है स्कूलों में। वो किस गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराया जाता है वो यहाँ पर खासतौर से बताना है। प्राथमिक जो स्कूल है उनके बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। प्राथमिक स्कूल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको जो है 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन से युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। ये जो है इसका खास पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना। इसी के आधार पर नंबर मिलते हैं एग्जाम में। जो भी गुणवत्ता है भोजन की, उस गुणवत्ता से संबंधित जो है
कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा वो आपको इसमें बताना पड़ेगा, तब आपको मार्किंग मिलेगी, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। हाँ, तो हमें इसमें 3 चीजें बताना है मुख्य रूप से, एक तो प्रारंभ, दूसरा उद्देश्य और तीसरा प्रावधान। प्रारंभ 15 अगस्त 1995 मध्याह्न भोजन योजना के नाम से, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से प्राथमिक स्कूलों में इसको स्टार्ट किया गया। प्राथमिक स्कूलों में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है। इसके अलावा 2007 से माध्यमिक स्कूलों में इसको लागू कर दिया गया। माध्यमिक स्कूलों में लागू। इसका उद्देश्य बताना है। इसका उद्देश्य जैसे हमने बताया है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के छात्र एवं छात्राओं को पूरक आहार प्रदान करके छात्राओं को आएगा यहाँ पर को करके उनके पोषण स्तर को उच्च बनाना। उनके पोषण स्तर को उच्च बनाना है ना, ये हो गया। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों की अधिकतम उपस्थिति, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि करना। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि करना। उपस्थिति में वृद्धि करना है ना। तो ये है इस तरीके से इसका उद्देश्य। इसके बाद प्रावधान बताना है। प्रावधान प्रावधान के अंतर्गत स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना, ये इसका प्रावधान। इसके अलावा आगे प्रावधान एक है भोजन की गुणवत्ता। भोजन की गुणवत्ता क्या होना चाहिए वो इसमें बताना है। प्रति स्कूल दिवस ना, प्रति स्कूल दिवस में कम से कम 200 दिन है ना, भोजन उपलब्ध कराने की बात कही। 200 दिन
प्राथमिक स्कूल के बच्चों को, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन प्राथमिक स्कूल के ऊपर के बच्चों को 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन, है ना, प्रोटीन। इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे तो स्पेस मिल जाएगा, तथा यहाँ पर लिख देंगे से युक्त से युक्त पका हुआ गरम भोजन उपलब्ध कराना, ये है ना प्रावधान के अंतर्गत इस तरह से आपको बताना है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर फिगर बताए हैं, इसी के आधार पर ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जनरल चीज लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, ज्यादातर बच्चे जनरल चीज ही लिख के आ जाते हैं। तो ये आपको फिगर बताना है, 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन, इतना उपलब्ध कराया जाता है। ये तो ये बताता है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे है भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों को स्पष्ट कीजिए, है ना। क्षेत्रीय असंतुलन को थोड़ा सा हम समझा करके फिर इसके हम कारण पॉइंट्स में बता देंगे। ये क्षेत्रीय असंतुलन क्या है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी जो विविधता है उसको कहते हैं क्षेत्रीय संतुलन। भारत के विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं जलवायुगत विविधता को क्षेत्रीय संतुलन कहा जाता है। ये हम इसमें पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद फिर इसके कारण बताना है। भारत के विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों में के मध्य, भारत के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी विविधता को क्षेत्रीय असंतुलन
कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये हो गया इसका शॉर्ट में मीनिंग, और फिर हम इसके कारण बताएंगे। कारण पहला है, इसको थोड़ा सा ऊपर से लेके, कारण पहला, ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियां, ये जो है इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो है, जो दक्षिण का क्षेत्र था, जो तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र था, वहां पर ज्यादा विकास किया, वहां पर फैक्ट्री लगाई तो वहां पर ज्यादा विकास किया, और अन्य क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, वहां पर विकास नहीं किया। तो यहीं से जो है क्षेत्रीय संतुलन की नींव पड़ जाती है। मतलब ब्रिटिश सरकार ने ही इसकी नींव डाली है क्षेत्रीय संतुलन की भारत में। ठीक है, तो ब्रिटिश ऐतिहासिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार की क्षेत्रगत भेदभाव पूर्ण नीतियां, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकास होना, है ना। जो क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं, वहां पर जो है सरकार द्वारा ज्यादा विकास किया जाता है, क्योंकि वहां संसाधन है, उन संसाधनों के जरिए जो है विकास आसानी से हो जाता है ना। दूसरा पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकास होना, अधिक विकास, है ना। जहां पर प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है वहां पर ज्यादा विकास हो रहा है, जहां पर ये नहीं हो वहां पर विकास कम हो रहा है। जैसे क्षेत्रीय संतुलन की स्थिति निर्मित हो रही है। ये हो गया। इसके बाद जनसांख्यिकी कारक है। जनसांख्यिकी कारक मतलब जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, साक्षरता कम है, वहां पर विकास कम होता है अपेक्षाकृत। जहां पर स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा समस्याएं हैं वहां पर भी विकास कम होता है ना। तो ये सामाजिक कारण हम कह सकते हैं। सामाजिक कारण तथा जनसांख्यिकी कारण। अत्यधिक जनसंख्या, साक्षरता में कमी, तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण संबंधित क्षेत्र का विकास कम होता है। संबंधित क्षेत्र का विकास, संबंधित क्षेत्र का विकास कम होना या ना होना, का विकास ना होना। जहां की जनसंख्या ज्यादा है, साक्षरता कम है और स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज्यादा समस्याएं वहां पर है, तो वहां पर जो है विकास उतना नहीं होता है जितना अन्य क्षेत्रों में होता है जहां पर ये समस्या नहीं। ये है चौथा पॉइंट। जहां पर प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं बार बार घटित होती रहती हैं, आती रहती हैं, तो उन क्षेत्रों में बहुत धीमा विकास होता है। प्राकृतिक आपदाओं
के कारण संबंधित क्षेत्रों का विकास धीमा होना, विकास धीमा होना। ये ठीक है। इसके अलावा वित्त आयोग द्वारा जो फॉर्मूला तैयार किया जाता है ना, वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता दी जाती है, तो उस सहायता के लिए वित्त आयोग एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करता है, चाहे वो राज्य विकसित हो चाहे वो पिछड़ा हो, सभी के लिए एक ही फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है वित्त आयोग द्वारा। तो इससे जो है विकसित राज्य और ज्यादा विकसित होते जा रहे हैं और पिछड़े राज्य पिछड़ते जा रहे हैं, इससे भी क्षेत्रीय संतुलन बना हुआ है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, वित्त आयोग द्वारा राज्यों को वित्तीय आवंटन के लिए एक ही फॉर्मूले का उपयोग करना। लास्ट एक पॉइंट और लिखिए, नक्सलवाद तथा सांप्रदायिक हिंसा से ग्रसित क्षेत्रों में विकास ना हो पाना। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा 7 मार्कर का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है आगे, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों का उल्लेख कीजिए। विसंगतियां भी पूछ सकता है, दोष भी लिख सकता है, सीमाएं भी लिख सकता है, सबका मतलब सेम है ना। कमजोरियां, विसंगतियां, सीमाएं, दोष मतलब एक होता है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, जनता को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, प्रणाली है, जिसका प्रारंभ भारत सरकार द्वारा 1950 में किया गया। ये आपको स्टार्टिंग बताना है, फिर जो है इसकी विसंगतियां बताना है ना। जनता को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रचलित व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। इसका प्रारंभ भारत सरकार ने 1950 में किया। ये जो है पहला पैराग्राफ बताना है। जनता को सस्ते दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है, जो कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है जो केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 1950 से संचालित, बस है ना। ये पहला पैरा इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके दोष बताना, विसंगति दोष। दोष में यह है कि पहला दोष है कि ये जो व्यवस्था है ये केवल मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल के वितरण पर केंद्रित है, जबकि जो गरीब वर्ग है उसके लिए तो और खाद्यान्न भी जरूरी होते हैं। उन खाद्यान्न का वितरण, मोटे अनाजों का वितरण यहाँ पर नहीं होता है, जबकि गरीबों को जो है मोटे अनाज भी चाहिए रहते हैं, है ना। तो ये एक दोष है कि यह प्रणाली या इस प्रणाली का मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल के वितरण पर केंद्रित होना, ठीक है। प्रणाली का मुख्य रूप से या मुख्यतः गेहूं तथा चावल के वितरण पर केंद्रित होना, है ना। ये है, ठीक है, हो गया। अब इसमें आता है दूरस्थ जो क्षेत्र है, इंटीरियर क्षेत्र है, वहां पर इसका विस्तार ना होना। दूरस्थ क्षेत्रों में विस्तार ना होना, है ना। दूरस्थ के क्षेत्र वहां पर इसका विस्तार नहीं है। फिर आता है लीकेज की समस्या। लीकेज तथा खाद्यान्नों के काला बाजारी की समस्या। काला बाजारी की समस्या, बाजारी की समस्या। लीकेज का मतलब क्या होता है कि जो भी खाद्यान्न आता है सरकार की ओर से उसे मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। अच्छा खाद्यान्न होता है मार्केट में पहुंचा दिया जाता है, और लो क्वालिटी का खाद्यान्न जो है मार्केट से खरीद लिया जाता है, जिससे जो है डिफरेंस अमाउंट होता है। मतलब खाद्यान्न जो आया उसको ज्यादा दाम में बेच दिया गया, उसके बदले में कम दाम पे खाद्यान्न खरीद लिया गया, उसका जो डिफरेंस अमाउंट है उसको जेब में रखा जाता है। ये व्यवस्था है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, खाद्यान्न की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। तो अगला पॉइंट आ जाएगा खाद्यान्न की गुणवत्ता में कमी। खाद्यान्न की गुणवत्ता में कमी की समस्या आ रही है। इसके अलावा सरकार को खाद्यान्न सब्सिडी का बहुत बड़ा भार है ना। सरकार पर खाद्यान्न सब्सिडी का वित्तीय बोझ सरकार को जो है बहुत ज्यादा सब्सिडी देना पड़ती है। बहुत सस्ते दाम पर जो है ये खाद्यान्न लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके लिए सरकार को खाद्यान्न सब्सिडी बहुत ज्यादा उपलब्ध करानी पड़ रही है। तो ये जो है वित्तीय बोझ सरकार पर बना हुआ है। भंडार गृहों
भंडार गृहों में खाद्यान्न का खराब होना या सड़ना, खराब होना या सड़ना एक ही बात है। अगला पॉइंट है राशन कार्ड बनवाने के लिए जो है घूस देना पड़ती है ना। एक्चुअली इसके लिए एक कमेटी बनी थी, बीपी बाधवा समिति, पीडीएस जो है सिस्टम है उसकी जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, बीपी बाधवा समिति। उसने विश्व में सबसे भ्रष्ट तंत्र इसको बताया था, पीडीएस को भारत में सबसे भ्रष्ट बताया था, और उसने बोला था कि राशन कार्ड बनवाने के लिए घूस देना पड़ती है। राशन कार्ड बनवाने के लिए लास्ट पॉइंट है, राशन कार्ड बनवाने के लिए घूस देना है ना। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा तीसरा 7 मार्कर। लास्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ है, 10 मार्कर्स लॉन्ग क्वेश्चन। भारत में गरीबी एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए तथा उपचारात्मक सुझाव प्रस्तुत कीजिए। ये जो है क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है गरीबी का, और पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे, प्रस्तावना, फिर गरीबी का शॉर्ट में अर्थ बताएंगे, फिर अभिशाप मतलब दुष्प्रभाव बताना है इसको, है ना, और फिर जो है सुझाव देना, और लास्ट में इसका आएगा कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो ये है इसका फॉर्मेट लॉन्ग क्वेश्चन का, है ना। तो गरीबी क्या है, देखिए गरीबी एक अभिशाप है, और ये जो है गंभीर समस्या है ना। भारत के साथ साथ विश्व की गंभीर समस्या है, हर देश में किसी न किसी रूप में विद्यमान है, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, है ना, उसका स्वरूप अलग अलग है। भारत में जो है फिर हम गरीबी का जो परसेंटेज है 11.28%, 2022-23 का डेटा, वो आपको जो है मेंशन स्टार्टिंग में करना है। भारत में बहुआयामी निर्धनता कुल जनसंख्या का 11.28% है, जो नीति आयोग द्वारा जो है जो रिपोर्ट जारी की गई है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा, उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो आंकड़ा है वो 11.28% है, वो आपको यहाँ पर बताना है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, फिर इसका अर्थ लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, गरीबी एक वैश्विक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या, सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है जो प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में विद्यमान, किसी न किसी रूप में विद्यमान, किसी न किसी रूप में विद्यमान है। भारत में बहुआयामी निर्धनता भारत में बहुआयामी निर्धनता कुल जनसंख्या का
कुल जनसंख्या का 11.28% है। ये जो है शॉर्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, है ना। पहले क्या होता था, केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर आकलन किया जाता। अब जो है 3 आधारों पर इसका आकलन होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो चूंकि ज्यादा डायमेंशन है, ज्यादा आयाम है इसके आकलन के, इसलिए इसको कह देते हैं बहुआयामी निर्धनता। बहुआयामी निर्धनता पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुआयामी निर्धनता क्या है। पिछले बार बहुआयामी निर्धनता सूचकांक पूछा गया, पिछली बार 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया था। 3 इसके आयाम है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को सम्मिलित किया जाता है। तो ये इस तरह से पिछले बार का क्वेश्चन है। तो बहुआयामी निर्धनता अगर पूछता है तो आपको यह बताना है कि निर्धनता ऐसी निर्धनता जिसका आकलन एक से ज्यादा आयामों के आधार पर किया जाता है, और वो है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर, इसलिए उसको कह देते हैं बहुआयामी निर्धनता। तो अभी जो निर्धनता वर्ड नहीं यूज करते, अब बोलते हैं बहुआयामी निर्धनता। फिर इसका अर्थ बताना है। गरीबी से आशय ऐसी अवस्था से है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है ना, तो उसको बोल देते हैं गरीबी। गरीबी वह स्थिति है, गरीबी वह स्थिति है, जिसमें कोई व्यक्ति, परिवार अथवा समूह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने में अक्षम होता है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ होता है या अक्षम होता है ना, तो उसको बोल देते हैं गरीब। भारत में गरीबी के निर्धारण के लिए मानदंड क्या है? जो पहले भोजन से प्राप्त कैलोरी हुआ करता था, अब हो गया है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, ये जो है बताना। हालांकि ये पूछा नहीं गया, पर्टिकुलर यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में गरीबी के निर्धारण के लिए क्या मानदंड रखा गया है। तो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय यानी एक व्यक्ति एक महीने में कितना खर्च करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है गरीबी का आकलन किया जा रहा है। कम से कम जो है ये इसमें डिसाइड किया गया, उससे कम अगर कोई खर्च कर रहा है एक महीने में तो उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। फिर इसके दुष्प्रभाव बताना है, यानी गरीबी अभिशाप क्यों है, उसके क्या कारण है, मतलब वो दुष्प्रभाव ना, दुष्प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, इसलिए उसको अभिशाप माना जा रहा है। तो वो आपको पॉइंट बताना है। इसमें आता है क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति आती है। क्षेत्रीय असंतुलन, एक क्षेत्र में ज्यादा गरीबी है, एक क्षेत्र में कम है, तो इस तरह से असंतुलन पैदा होता है। क्षेत्रीय असंतुलन की वजह से प्रवास या प्रवसन, ऐसी कह सकते प्रतिभा पलायन,
जहां पर विकास नहीं होता है वहां से लोग जो है दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं, उसको कहते हैं प्रवास या पृथ्वी पलायन, प्रवासन भी बोलते हैं इसको। विभिन्न असामाजिक क्रियाएं, गरीबी बेरोजगारी की वजह से जो है बहुत सारी असामाजिक क्रियाएं होती रहती हैं। विभिन्न असामाजिक क्रियाएं ना, जैसे यहां पर लिख देंगे, जैसे जैसे चोरी, डकैती, हत्याएं आदि, हो गया। फिर आगे आता है कुपोषण तथा भुखमरी, कुपोषण तथा भुखमरी। फिर आता है ऋणग्रस्तता, ज्यादा गरीबी होने की वजह से लोग ऋण ले लेते हैं और बहुत ज्यादा ऋणग्रस्त हो जाते हैं। ऋणग्रस्तता की वजह से फिर क्या होता है, बंधुआ मजदूरी तथा भूमि हस्तांतरण, बंधुआ मजदूरी तथा भूमि हस्तांतरण होता है, तथा भूमि हस्तांतरण। हस्तांतरण हो गया। इसके बाद आगे आता है सामाजिक आर्थिक शोषण। अगला कौन सा पॉइंट है ये, 7वां पॉइंट आएगा ये, सामाजिक तथा आर्थिक शोषण, तथा आर्थिक शोषण। कहता है बाल श्रम, बाल श्रम, है ना। तो इस तरीके से ये हुए इसको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में डिटेल करना पड़ेगा और ये कंप्लीट हो जाते हैं पॉइंट। इसके बाद आते हैं सुझाव। सुझाव के कुछ पॉइंट हमें लिखना है यहाँ पर, 4, 5, 7 पॉइंट। सुझाव में सबसे पहला जो सुझाव है, गांव में लघु तथा कुटीर उद्योग की स्थापना करना, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है। गांव में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, उद्योगों की स्थापना करना, ये। दूसरा है कृषि में अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना। कृषि में अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना, के प्रयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद आता है वर्तमान इसको कृषि का वाणिज्यीकरण करना, कृषि का वाणिज्यीकरण करना। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को रोजगार उन्मुख बनाना,
रोजगार उन्मुख बनाना, ये फिर आता है प्रारंभ से ही छात्रों में उद्यमिता के गुण विकसित करना। प्रारंभ से ही छात्रों में उद्यमिता के गुण विकसित करना, इसके बाद आगे है अगले पॉइंट, छठा पॉइंट है ये पीडीएस तथा सहकारिता जो व्यवस्था है, सहकारी जो प्रणाली है, सहकारी जो संस्थाएं हैं, उनमें व्यापक सुधार लाना। पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हम पढ़ चुके हैं। पीडीएस तथा सहकारी संस्थाओं में व्यापक सुधार लाना। और लास्ट पॉइंट एक और है, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के लिए संचालित कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। ये सभी में सुझाव में लिखा जाता है नॉर्मल। गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन संबंधी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। ठीक, तो यहां तक पूरा हो गया। लास्ट पैराग्राफ में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको बताने इस पर गरीबी एक अभिशाप है, क्योंकि ये अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। इसको दूर करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था तथा जागरूक जनता की जरूरत है। इस तरह से आपको बताना है। लास्ट पैरा इस प्रकार गरीबी एक अभिशाप है, क्योंकि यह अनेक सामाजिक, आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। इसको दूर करने के लिए, इसको समाप्त करना ज्यादा सही रहेगा। इसको समाप्त करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था, तथा जागरूक जनता का होना आवश्यक।
होना आवश्यक। ये हो गया लास्ट पैरा निष्कर्ष का। तो इस तरीके से जो है ये सेशन पूरा हो गया, क्वेश्चन पूरा हो गया, सेशन पूरा हो गया। और इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में इसी यूनिट के आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद,